नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो भाई मेरे, आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हो पाया है। और लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क के लिए प्रश्न दूंगा जो आप आंसर कमेंट सेक्शन में लगाओगे। पहले हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव को करते हैं और एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पे पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। पहले आपको यह पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसका क्षेत्रफल मेरे भाई जो गुणनफल होता है वो विद्युत फ्लक्स कहलाता है। आप कहोगे भैया विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई के द्वारा दर्शाते हैं और फाई ई बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गुना में क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एक मात्रक ये निकला। और ई का दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर यहां काटेंगे तो बचेगा वोल्ट इंटू मीटर। तो मेरे भाई याद रखिएगा इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब और वोल्ट, यहाँ पे वोल्ट मीटर दोनों होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितना भी प्रश्न मैं आपको अलग से बताऊंगा एकदम याद कर लेना मेरे भाई, क्योंकि मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हुए चलूंगा। चलिएगा, यहां पे प्रश्न दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है और पूछ रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, कितना होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। एक बार आया हुआ है मेरे भाई कि वायु का कितना होता है, तो वायु का 1.00059 होता है। इसी तरह निर्वात का कितना होता है, तो निर्वात का 1 होता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है, तो विभवांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में पूछता तो मेरे भाई आवेश समान रहता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न आपके सामने है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है किस पर, तो देखो संधारित्र की धारिता के लिए आपने पढ़ा है कि C बराबर एप्सिलॉन नोट A बाई D होता है। अब कहोगे भाई मेरे कि अगर ये है तो ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो आप कहोगे ये एप्सिलॉन नोट क्या है, परावैद्युत माध्यम की ये हो जाएगा परावैद्युतता, और ये दूरी हो जाता है। तो कहीं यहाँ पे आवेश नहीं दिखा गया, इसलिए आप कहोगे प्लेट के आवेश पर ये निर्भर नहीं करता है। यहां पे 4 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा मेरे भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न देखो, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। जब किसी एमीटर को शंट करते हैं तो परिपथ का कुल प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है, क्या मेरे भाई यहाँ पे माप सीमा अगर पूछता तब कहते भैया बढ़ता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न आ चुका है 6 नंबर सवाल। यहां पे देखो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। हमने पढ़ा है प्रतिरोध के लिए, पहले पढ़ा है कि R बराबर रो L बाई A होता है। हमें रो निकालना है क्योंकि प्रतिरोधकता पूछा है, तो रो बराबर होता है RA बटा में L, RA बाई L। अब देखो R क्या है, प्रतिरोध है और इसका मात्रक ओम होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर बटा में लंबाई का मीटर करोगे तो 1 मीटर से 1 मीटर यहां से काट देंगे तो बचेगा ओम इंटू मीटर। तो मेरे प्यारे भाई याद रखेंगे कि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। रो बराबर RA बाई L। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
जाएगा। देखो यहाँ से कितना सारा ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है और इसका मात्रक आपको याद रखना है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है। सबने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है मेरे भाई कि परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिएगा 9 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो नाइक्रोम हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलिए 10 नंबर सवाल आपके सामने है और मेरे भाई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हो कि यानी कि आप हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स को परचेज करना चाहते हो तो जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको दूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, यानी कि उसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा और वो हमारी गारंटी है कि एग्जाम में 100% आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मेरे भाई प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 200 ऑब्जेक्टिव और यहां पे आपको पढ़ना है 60 सब्जेक्टिव एक विषय में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों में इतना इतना पढ़ लेते हो तो हमारी गारंटी है कि इसके बाहर नहीं आएगा मेरे भाई। हर एक साल के साथी को दिया जाएगा और साथ में हमारे तरफ से हिंदी और इंग्लिश का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो मेरे भाई इसका चार्ज मात्र 199 है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7070 82 16 85 नंबर पे और बोलिएगा भैया हमें 199 वाला नोट्स परचेज करने हैं, तो आपको ये मिल जाएगा मेरे भाई। और इसे जरूर पढ़िएगा, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो मेरे भाई, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता चलेगा कि पेपर में ऐसे ही सवाल आने वाले हैं, बहुत आसान भाषा में लिखा गया। आइए प्रश्न को देखते हैं कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है? मूल औसत वर्गमान। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। और ये चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये नोट्स दोनों के लिए तैयार है मेरे भाई, तो जल्दी जल्दी से कॉल या मैसेज कर लीजिएगा इसी नंबर पे। देखो यहां पे प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? डायनेमो कहलाता है। और अगर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बनता तो उसे हम कहते हैं मोटर मेरे भाई। याद रखिएगा, यहां पे यांत्रिक से विद्युत बनेगा तो डायनेमो, लेकिन विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा बनेगा तो मोटर। ये दो याद रखिएगा। डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो है ये किस पर आधारित है? तो आप याद रख सकते हो, ये है मेरे भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो ये फैराडे साहब ने किया था। अच्छा भैया कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। तो ये सब बात आपको याद रखने हैं। ओके, अभी का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 12 नंबर सवाल, विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है, तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा विक्षेपित होती है, तो ए और बी दोनों के द्वारा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल का जवाब बताओ, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होने वाला कैथोड किरण है, तो यहाँ पे 13 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्यारे साथी एक बार क्लास को लाइक कर लो जी, जल्दी से सभी साथी लाइक कर दो, और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको डेली क्लास मिलता है। सब्सक्राइब रहेगा तो क्लास का नोटिफिकेशन आपको भेजा जाएगा और आप समय से जुड़ पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न देखो, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा? तो सबसे कम जो है बैगनी का होता है, और सबसे अधिक अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? अधिक मेरे भाई लाल रंग का होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा है जो रंगीन विपतन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है? तो वो होता है अवर्णक संयोग। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी समान रहेगी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोलीय दर्पण है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। यहाँ पे देखो क्या पूछा जा रहा है कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्थिव दूरदर्शी के द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है? तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हमने पढ़ा है बीटा बराबर डी लेमडा बाई डी। अब देखो यहां पे देखो पर्दे और यहां पे देखो प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी क्या बढ़ा दी जा रही है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये पूछा गया हमसे मेरे भाई। तो आप कहोगे भैया ये बीटा जो है ना ये फ्रिंज की चौड़ाई है, आप यहां पे याद रख लो ये क्या हो जाएगा, ये आप यहां पे चौड़ाई याद रख लो। और स्लिट और यहां पे पर्दे के बीच की दूरी क्या होता है, तो ये बड़ा वाला डी होता है, तो यहां पे दूरी ये याद रख लो। ये पूछ रहा है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई। तो आप यहां पे देखो ना बीटा समानुपाती क्या हो जाएगा बड़ा वाला डी, तो यहां पे क्या है अगर ये बढ़ेगा तो भैया ये भी बढ़ेगा, अगर समानुपाती का यही मतलब तो है, तो यहां पे सीधे रूप से बढ़ जाएगा। 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 का राइट आंसर। मेरे प्यारे साथी क्लास को लाइक करने के लिए भूल जा रहे हो आप लोग, प्लीज क्लास को सभी साथी लाइक करते चलिएगा। देखो यहाँ पे है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो 22 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। देखो यहाँ पे प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग जो है ये किसकी पुष्टि को करता है, तो ये ध्रुवण को पुष्टि करता है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिएगा 23 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने ये है और पूछ रहा है जर्मर, यहाँ पे डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह थी कौन सी, तो वो तरंग प्रकृति थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि मेरे भाई कि तरंग सिद्धांत किसने दिया था, ये कमेंट करोगे क्या, तरंग सिद्धांत किसने दिया था। जो साथी कमेंट करोगे आज उसका देख लेंगे। कमेंट कितने साथी हो जो बहुत अच्छे हो पढ़ने में, बताइएगा तरंग सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट आ जाना चाहिए। चलो 24 नंबर सवाल का जवाब, ऐसे क्लास के अंत में एक प्रश्न हम आपके लिए रखे हैं। देखो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है किससे, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से यह स्वतंत्र है। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न ये है कि फोटोसेल आधारित है, फोटोसेल किस पर आधारित हो जाएगा। यहाँ पे देखो ए फोटोसेल इज बेस्ड ऑन कौन सा हो जाएगा, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, इनमें कौन आवेश रहित कण है, यानी कि आवेश रहित यानी कि चार्जलेस, और चार्जलेस तो फोटोन है क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है। ये समस्थानिक क्या है भैया, समस्थानिक वह है जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होता है, यहाँ पे समस्थानिक हो जाता है। और समस्थानिक में यहाँ पे मुख्य अंतर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, तो इसमें एक ही तत्व के पूछा गया है तो इसके बीच मुख्य अंतर जो होता है वो न्यूट्रॉन की संख्या होता है। कभी 0 होता है, 1 होता है, 2 ऐसे करके होता है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे। यहां पे है नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, तो 2 से घटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या है। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें जो है मेरे भाई वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन साहब मेरे भाई। किसने किया था, जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन का खोज करा था। ओके चलो अच्छा आप हमें बताइएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की, आप हमें बताइएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये सब आप कमेंट कर सकते हो अगर याद हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे बताएंगे अगला प्रश्न क्या है, नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है, तो 2.29 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई बताइएगा। नाभिक का घनत्व 2.29 इंटू 10 टू दी पावर 17 kg m इनवर्स 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न है कि अल्फा कण क्या है? तो मेरे भाई अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो तो निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है? तो गामा किरणों का भेदन क्षमता महत्तम होता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे वाई लिखा गया, ऐसे गामा होता है ना, तो ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है। नियंत्रक छड़ जो लगी होती है वो कैडमियम की बनी होती है। करेक्ट आंसर ए होगा। और नाभिकीय रिएक्टर में मेरे भाई मंदक लगा होता है और इसका जो कार्य है वो है न्यूट्रॉन की गति को मंद करना। ऐसे एग्जाम में आया है, न्यूट्रॉन की गति यहाँ पे को मंद करना। ये बात याद रखिएगा मेरे भाई। एग्जाम में ये पूछा था कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? तो न्यूट्रॉन की गति को मंद करना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा कि फैक्स का अर्थ क्या होता है? ऐसे FAX ऐसे लिखा रहता है, इसका पूछेगा फुल फॉर्म, तो फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है, संकीर्णन का मापन किसमें होता है? आपसे ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। संकीर्णन का मापन, उसके बाद ध्वनि की तीव्रता का मापन, क्षीणता का मापन किसमें होता है? क्षीणता तो आया है एग्जाम में, क्षीणता पूछेगा, ध्वनि की तीव्रता पूछेगा तो ये डेसिबल में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जा कहां रहे हो मेरे भाई, एक प्रश्न आपके लिए नीचे में लाया हूं, तो ये देख लो पहले, इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। यहां पे ये है कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है, कितना होता है? ये आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। यहां पे ये है द टाइम पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन, यहां पे स्टेलाइट, बता दो जल्दी से कौन सा हो जाएगा। ये आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मेरे प्यारे भाई बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, ये जरूर कमेंट करिएगा। आपका जो कमेंट होता है ना वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ सभी साथी कमेंट करिएगा, क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा और पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, डेली शाम के 7 बजे और 8 बजे तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।